जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर और ट्राई नेशन का मैच हो रहा है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपैरिज़न में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत बहुत माठी हैं। अब आप कहेंगे ये माठी क्यों है? आज इस मैच में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साफ नज़र आ रही हैं। एक गैप है, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैप तो ये है कि पाकिस्तान की पिचों पर एवरेज जब वनडे के सेंस में 300 स्कोर तो लाजमी है। अब 300 स्कोर भी चेज़ किस तरह आसानी से होता है, ये हमें एक दिन पहले इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखा दिया। पाकिस्तान टीम चेज़ में 300 तक नहीं पहुंच रही और पहले खेल कर 300 तक नहीं पहुंच रही। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। आज ब्रिट्सकी ने डेब्यू किया जनूबी अफ्रीका की तरफ से और ये कैसे ओपनर बने जो दुनियाई क्रिकेट में पहली बार 150 रन बनाकर उन्होंने अपने डेब्यू में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले अपने पहले मैच के ओपनर बन गए। उनसे पहले शायद वेस्ट इंडीज़ के एक बैटर का रिकॉर्ड है 148 रन का। सो एक तो आप ये देखें कि किस तरह उनके प्लेयर नए प्लेयर चुन कर आ रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ये दो टीमें बहुत बहुत तगड़ी हैं आपस में। अगर कंपैरिजन इनके रिकॉर्ड का किया जाए तो पलड़ा तो हमेशा जनूबी अफ्रीका का भारी रहा है, उन्होंने न्यूजीलैंड को बहुत हराया। लेकिन इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने कुछ थोड़ी सी हटकर चीज़ें भी नज़र आई न्यूजीलैंड की, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में नज़र नहीं आई। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो आखिरी 5 ओवर्स का खेल था। अब जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की तो आखिरी 5 ओवर में हमने देखा फिलिप ने किस तरह आकर बैटिंग की और वो जो फिनिशिंग टच यानी कि जो स्कोर रोका जा सकता था, आखिरी 5 ओवर में 70-75 रन देकर एक बड़े टोटल की तरफ चले गए। और फिर जब आपको पता भी है कि आप उसके बदले में कुछ कर नहीं सकते। सो आज न्यूजीलैंड की टीम ने वही काम बड़े अच्छे अंदाज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किया कि उन्होंने एक अच्छा जनूबी अफ्रीका ने ओपनर उनके जो है वो चले, एक अच्छा उनके पास 39-40 ओवर के करीब जब वो थे तो उनका स्कोर बोर्ड जो है वो तकरीबन 230-40 से ऊपर था। सो लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका 350 तक जाएगा, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवर में कटेल किया, स्पेशली आखिरी 2 ओवर में कटेल किया न्यूजीलैंड ने और उनको 304 रन से ज़्यादा से आगे जाने नहीं दिया, जो कि अचीवेबल टारगेट है। सो अब पाकिस्तान टीम के अंदर दो तरह के फ्लॉज आपको नज़र आएंगे अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। ट्राई नेशन की सेंस में एक तो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर, अब बदकिस्मती कहें खुशकिस्मती कहें कि एक ओपनर हमारे पास आता है तो दूसरा ओपनर जो है हमारा वो बाहर होता है। अब साइम अयूब की अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अब बदकिस्मती कहें कि उनको इंजरी होगी और खुशकिस्मती ये है कि फ़खर जमान वापस आ गए। लेकिन दूसरा एंड उसी तरह है। दूसरे एंड को संभालने के लिए पाकिस्तान की ओपनिंग सेंस में कोई कहीं ना कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और बाबर की पर्सनली जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी बन नहीं पा रही कि वो बेधड़क होकर खेले। मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि बेधड़क होकर खेले। अच्छा, अब कुछ राय ये भी आ रही है कि क्या हारिस रऊफ़ जो है उनके जो इंजरी का इशू है, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रहेंगे नहीं रहेंगे, और क्या अगर उनको रिप्लेस करने की कहानी होगी तो उनकी जगह कौन आ सकता है? क्या एक स्पिनर है सुफियान वकीम की तरह? अब मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान टीम के पास वो जो मिस्ट्री एलिमेंट है, वो जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो बिल्कुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। हर टीम के पास कुछ ना कुछ मिस्ट्री एलिमेंट है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और अगर आप वनडे की क्रिकेट को देखें तो वनडे क्रिकेट में स्पेशली अब आपके जो आखिरी 10 ओवर्स होते हैं, चाहे आप बैटिंग साइड की काउंट करें या बॉलिंग साइड की, तो उन 10 ओवर में आपके पास क्या है? आज अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका की तो उनके पास आखिरी 10 ओवर में उन्होंने उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जिस तरह वो पीछे 40 ओवर कर रहे थे। सो न्यूजीलैंड, अब जब आप आखिरी 10 ओवर को बॉलिंग साइड से कंपैरिजन करें तो यूँ लगता है न्यूजीलैंड ने अच्छा उनको आखिरी 10 ओवर में कटेल किया। सो इन 10 ओवर्स की गेम जो है, आपको याद होगा कि किसी दौर में वसीम अकरम जो है वो सकलैन मुश्ताक को आखिरी 10 ओवर में अपने साथ बॉलिंग के लिए ले आते थे और उसकी वजह ये थी कि वो एक बहुत मिस्ट्री सरप्राइजिंग एलिमेंट था और वो बड़े कंट्रोल्ड किस्म के ऑफ स्पिनर थे। और उस मुश्ताक अहमद को भी हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना तगड़ी सिचुएशंस होती थी उसमें यूटिलाइज़ करते थे। अच्छा, अब जो पाकिस्तान टीम है इसके बारे में बहुत सी राय आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जी कोई तब्दीलियाँ होगी। अब एक दिन बाकी है, कल 11 फरवरी की रात तक पाकिस्तान टीम को अगर कोई स्क्वाड में तब्दीली करनी है तो कर सकते हैं। अब पिछले दिनों जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी ने तो कहा है कि उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है सिलेक्शन कमेटी को। क्या सिलेक्शन कमेटी चाहेगी कोई तब्दीली करे? क्या सिलेक्शन कमेटी चाहेगी
कि हारिस रऊफ़ की जगह पे स्पिनर ऐड किया जाए, या अगर हारिस की इंजरी वाकई ही ट्रबलिंग हो गई है तो ये तो फिर कहना एक फिर नए सिरे से शुरू करने वाली बात है। अब इस वक्त तक पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा एफर्ट है वो ऐसी लगती नहीं है कि वो अपनी ही पिचेस पर एक बड़ा टोटल करे और उसको फिर डिफेंड करे, या एक बड़े टोटल को फिर चेज़ करे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 तारीख का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब बन गया, और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है इस ट्राई नेशन में, अब वो तो बिल्कुल सेमीफाइनल्स के लिए एक वन ऑफ द फेवरेट टीम बनती जा रही है। और हम बीइंग कंडीशंस को एक बेस बनाकर ये कह रहे थे कि जी आप इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम को ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की है, जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की नज़र आ रही है, उसमें अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम को किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपना काम बड़ा वो कहना आसानी से कर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। सो पाकिस्तान के अंदर जो अब फुकदान नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर सेंस में आ रहा है, और मुझे यूँ लगता है कि इब्रार पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तो वो सिंगल स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, अब उनके साथ पार्ट टाइम स्पिनर ज़रूर हैं, खुशदिल भी हो गया, सलमान अली आगा, अब ये पार्ट टाइम स्पिनर है। अगर एक स्पिनर को दूसरे एंड से एक परफेक्ट स्पिनिंग मिल रही हो सुफियान मुकीम जैसी, तो फिर वो समझता है कि उसको एक बैकअप मिलता है। आप जब भी कभी किसी गोरी टीम को अगर स्पिन सेंस में पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर पकड़ना चाह रहे हैं तो एक एंड काफ़ी नहीं होता। अगर एक एंड में एक बॉलर इब्रार से समझे कि एक अच्छा ओवर करवा के गए, लेकिन अगला ओवर जो है वो दूसरे एंड से थोड़े रन्स बन गए, कोई 10-12 रन्स आ गए उस ओवर में, तो वो सारा जो रिदम होता है वो टूट जाता है। सो पाकिस्तान टीम को एक तो ये अभी डिसाइड करना है कि क्या वो दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर ला सकते हैं कोई तब्दीली करके, और अगर ला सकते हैं तो वो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्या वो स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा, या फिर वही कहानी दोहराई दी जाएगी कि साथ पार्ट टाइम वो जी बैटर भी हो, पार्ट टाइम उसकी बैटिंग एबिलिटी को भी यूटिलाइज़ किया जाए। शादाब के बारे में कहानी चली थी, लेकिन अब लगता है कि वो शायद फिर दोबारा सेलेक्टर्स की नज़र में आ गए। सो ये कहना कि पाकिस्तान टीम में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर दूसरा लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा इस वक्त तो मुश्किल है, पर कम अज़ कम कैलकुलेशन में ऑन पेपर कंफ्यूज ज़रूर है पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर। कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि हमें पाकिस्तान टीम को अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ में किस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी चाहिए। अब अगर हम देखें शाहीन शाह को देखें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलर हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जिस तरह आखिरी ओवर्स में उनको मार पड़ी है उस मार से तो अब यही लगता है कि अगर बॉल पुरानी हो जाए तो शाहीन शाह के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हमारे पास अगर आखिरी ओवर्स की गेम में हारिस रऊफ़ का ऑप्शन है तो उनकी ये इंजरी जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। सो पाकिस्तान टीम को क्या उनका थिंक टैंक सोच रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अपर टॉप जो 4-5 बैटर्स हैं उनकी तरफ से रन्स आने चाहिए, और जो ख़ास कर सिचुएशन आती है, देखिए अगर आपके टॉप ऑर्डर जो है वो 30-40 ओवर खेल जाए, 35-40 ओवर खेल जाए, 4 विकेटों पर आपके पास 35-40 ओवर में 200 से प्लस रन्स हो आपके बोर्ड पर, फिर आपके पास जो हिटिंग स्क्वाड सेंस आएगा, यानी कि अगर आपने खुशदिल को हिटिंग सेंस में रखा हुआ है तो फिर वो एलिमेंट अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ होगा। और अगर प्लेइंग 11 में फ़हीम अशरफ होता है तो उसकी भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। अब अगर फ़हीम अशरफ को खुशदिल के ऊपर प्रेफरेंस मिले तो फिर वही कहानी आ जाती है, क्योंकि स्पिनर एक है और ये विकटें जो है साजगार हैं स्पिनर के लिए। और फ़हीम अशरफ कहीं हम उसको ये तो सोच रहे हैं कि यार अच्छा बैटिंग सेंस में हमारे पास एक बैटर आएगा जो 5वें-6ठे नंबर पर आकर जो है वो आखिरी 10 ओवर्स में 25-30 बॉलें खेल कर 35-40 रन दे देगा, हमारी एवरेज को ठीक कर देगा। तो फिर दूसरी साइड पर हमें ये भी सोचना चाहिए क्या फ़हीम अशरफ जो है वो इन कंडीशंस के अंदर फास्ट बॉलिंग सेंस में आखिरी ओवर्स में अपने 4-5 ओवर्स का एक स्पेल निकाल सकते हैं जिसमें उनको रन्स ना पड़ें, और अगर उनको रन्स पड़ें तो उनकी वो जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कहें ना इक्वलाइज हो जाएगी। सो अब मुझे यूँ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग सेंस में टॉप 4 to 5 बैटर्स पर आ गई, और उन टॉप 4-5 बैटर्स में कप्तान रिजवान भी शामिल है, बाबर आजम भी शामिल है, और उसके साथ साथ नायब कप्तान सलमान अली आगा को भी कहें कि वो भी शामिल है। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है फ़खर जमान वाले एंड से तो एक अच्छी खबर आई कि वो सेट हो गए हैं, वो टच में भी हैं, उनका बल्ला भी ठीक जा रहा है और वो रन्स कर रहे हैं। अब ये रन्स करने की गेम में उनको अब साथी चाहिए, साथ एक ऐसा ओपनर चाहिए जो
कम से कम एक ओपनिंग स्टैंड जो है उन पाकिस्तान टीम में 60-70 रन का ओपनिंग स्टैंड हो, तब पाकिस्तान टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस काबिल होगा कि वो 40 ओवर तक खेल सके। सो असल कहानी जो वनडे में है वो 50 ओवर्स की गेम है, और 50 ओवर में आपका जो टॉप ऑर्डर होता है उसको कम से कम, टॉप ऑर्डर से मुराद जो है वो मैं पहले 6 कह रहा हूँ, जिसमें 5 तो आपके पास प्योरली बैटर होंगे और छठे नंबर पे आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर होगा। सो अगर 6 बैटर सेंस में देखें तो फ़खर, रिजवान, बाबर, कामरान, तैयब और अगर छठा सलमान अली आगा है, तो फिर ये 6 लोगों को एक दिमाग के साथ आना पड़ेगा कि भाई 40 ओवर तक हमें बैटिंग करनी है, और 40 ओवर के बाद आपके पास हिटिंग सेक्शन है, हिटिंग स्क्वाड है, हिटिंग एलिमेंट है, तो तब आप 300 प्लस रन करेंगे तो आप फाइटिंग स्कोर में आएंगे। 300 रन की कहानी अब जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। टेस्ट, वनडे और T20 के एक फॉर्मेट से बन गया। टेस्ट में आपको यही करना होता है कि आपको एक टीम को 2 दफ़ा कैसे आउट करना है, इस कहानी की तरफ जाना होता है। लेकिन वनडे के अंदर आपको 50 ओवर्स भी खेलने हैं, और आपको ये दिमाग रखना है कि कम से कम आपके पास जो मौजूदा क्रिकेटिंग कंडीशंस है उसमें 300 रन अगर आप पहले खेल रहे हैं तो आपके पास है, तो फिर आप डिफेंड करने के हवाले से कुछ तगड़े अंदाज में आ सकते हैं। और अगर आपके पास 300 रन नहीं हैं, और अगर आपके पास आप 270-80 हैं, तो ये फिर आप समझ लें कि मौजूदा जो वनडे का फॉर्मेट है उसके अंदर, और सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी में जहाँ पर बेहतरीन 8 टीमें खेल रही हैं, उसके अंदर इसको पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो पाकिस्तान टीम कराची तो पहुंच गई है, कराची की कंडीशन में प्रैक्टिस भी कर रही है, और उसको ट्राई नेशन का एक मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। वो जनूबी अफ्रीका जो कि वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप हुई है पाकिस्तान के हाथों, पर इस जनूबी अफ्रीका की टीम की बॉडी लैंग्वेज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ नज़र आई है, इतनी कमज़ोर नज़र नहीं आई। सो इस टूर्नामेंट जो ट्राई नेशन है उसमें सर्वाइवल की जंग भी पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छे अंदाज में मैच जीत कर वो फाइनल तक आ सकते हैं, क्योंकि एक मैच वो हार चुके हैं, न्यूजीलैंड की टीम ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है। सो अगर पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका से जीते और जीतने का मार्जिन भी उनका ज़रा ज़्यादा हो, तब वो इस ट्राई नेशन के फाइनल में पहुंचती है। और प्रैक्टिसिंग सेंस में अगर कहें तो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच ने कम से कम ये दिखाया कि दोनों टीमों में 19-20 का नहीं, 19.5-20 का फ़र्क होगा। सो अब क्रिकेट के अंदर गैप बहुत कम हो गया। आप ये कह सकते कि बड़े मार्जिन से आप किसी टीम को हरा लेंगे, गैप बहुत कम हो गया, और पाकिस्तान टीम को अब के पास 30 रन का, अगर वो बैटिंग पहले करने आए या वो अगर चेज़ करते हैं, तो उनको ये दिमाग बनाना पड़ेगा कि कम से कम उनका 30 से 35 रन का ऐसा स्कोरिंग डिफरेंस है जो कि टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि वो पूरा करें। सो इसके लिए आपको टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। टॉप ऑर्डर में नो डाउट फिर वही जिम्मेदारी आती है बाबर आजम और रिजवान पर। बाबर के गेम स्टाइल पर अब बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। बाबर मेरे ख्याल में तो उनको क्या इस अब कोचिंग की जा सकती है या उनको बताया जा सकता है, वो परफेक्ट हैं, टेक्निक भी परफेक्ट है। पर ये एक बात है कि पिछली 5-6 इनिंग्स में वो जिस शॉट पे आउट हुए हैं वो शॉट सिंगल लेने के लिए थी, मतलब वो पैड्स के दरमियान लेग साइड पे आने वाली बॉल को सिर्फ टैप करके सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और कैच दे बैठते हैं, और लास्ट टाइम भी हमने देखा यही है। सो असल तो उनकी बैटिंग सेंस के अंदर वो झिझक है, वो डर है जो पता नहीं क्यों प्रिवेल कर गया, और यही डर प्रिवेल किए हुए उनको अभी तक उनकी फॉर्म में नहीं लाया। अब नो डाउट इस पर उनके साथ कोच भी काम कर रहे होंगे, उनके माइंडसेट क्या है। सिंपल कहानी हमें यही नज़र आती है, अब हमसे ज़्यादा क्रिकेटिंग सेंस वो समझते हैं। अब बाबर आजम को एक कहें ना एक सपोर्टिंग सेंस देना होगा, और फ़खर जमान जो है उनकी टच और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और फिर उसका रिदम उनका जो है वो उसी तरह ही रहा है जिस तरह पहले था। ये बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने साबित किया है कि वो क्रिकेट के सेंस में अभी भी पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल ओपनर है। सो अगर कोई तब्दीली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड में मुमकिन हो सकती है तो क्या किया जाना चाहिए? क्या कोई बैटिंग ऑलराउंडर एक लाया जाना चाहिए हारिस रऊफ़ की जगह पे, या फिर यही स्क्वाड रहेगा? हारिस रऊफ़ की अभी तक तो इंजरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कह रहा है कि MRI रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और MRI रिपोर्ट के बाद फैसला किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी एक दिन है, सिलेक्शन कमेटी के पास एक दिन है, अगर वो इस 15 मेंबर स्क्वाड में कोई तब्दीली करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ गया ट्राई नेशन में कि पाकिस्तान टीम का 2 और बड़ी टीमें जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रही हैं, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनके साथ बैटिंग सेंस में 30 से 35 रन का मार्जिन है जो उनको कवर अप करना होगा, और स्पेशली बॉलिंग सेंस में आखिरी 5 ओवर जो हैं उसमें कटेल करना होगा दूसरी टीम को।
वरना पाकिस्तान टीम के लिए इस चैम्पियंस ट्रॉफी के 2 मैच जीतना है। 2 मैच जीतेंगे तो नॉकआउट में जाएंगे, और पहला मैच वैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ है और दूसरा मैच तो इंडिया के खिलाफ वैसे ही एक प्रेशर गेम होती है। सो पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के लिए इमीडिएटली ऐसे काम करने होंगे जिसमें वो अपना इस स्कोरिंग गैप को भी ख़त्म करें और स्कोरिंग गैप के साथ साथ आखिरी ओवर्स में भी कर्टेल कर सकें।